फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु। आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस चैनल पे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे कि हम लोग एक वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करते हैं, हम अपनी एक वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत थी और हमने देखा था कि हमें सबसे पहले HTML, फिर CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP, MySQL, तो इन सब लैंग्वेज को क्या करना था, सीखना था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले HTML स्टार्ट किया था और हम HTML ख़त्म कर चुके हैं। और अपने पुराने वाले वीडियो में हमने HTML से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी देखा था कि हमने जो एक महीना जो पूरा हमने टैग्स पढ़ा है HTML के बारे में, हमने जो एक महीने लगातार जो HTML पढ़ी हुई है, तो उसमें उन सभी चीज़ों को हम एक साथ मिला के कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने उसका क्या किया था, एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, तो आज हमारा क्या है, आज हमारा CSS का पहला लेक्चर है। ठीक है, आज हमारा CSS का पहला लेक्चर है। आज से हम क्या कर रहे हैं, CSS पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सर हमने HTML पढ़ लिया है, ख़त्म कर लिया है, अब हम क्या करते हैं, CSS पढ़ के देखते हैं कि CSS क्या होती है, इसका कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका वेबसाइट को बनाने में कितना हद तक इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो जैसे कि आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, CSS ओवरव्यू। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे CSS के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो अगर लास्ट तक आप लोगों ने मेरी सारी वीडियो देखी होगी तो आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि CSS को पढ़ने से पहले हमें HTML का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, CSS को पढ़ने से पहले हमें HTML का नॉलेज होना चाहिए। तो इससे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप CSS वाली वीडियो HTML की वीडियोस देखिए, क्योंकि अगर आपको HTML नहीं आएगा तो आपको CSS भी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि जो CSS होती है उसको हम अपने HTML वाले कोड के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको HTML ही नहीं आएगा तो आपको CSS कहाँ से आएगी। ठीक है, तो इसीलिए पहले आप HTML की प्लेलिस्ट देखिए पूरी, देन फिर आप इसे देखिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर आज का, CSS ओवरव्यू। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी डाउट आएगा तो आप उससे कमेंट करिएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो अच्छी ही बात है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले व्हाट इज CSS। ठीक है, तो CSS होती क्या है, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था व्हाट इज HTML कि HTML क्या होता है, तो हमने देखा था कि सर HTML एक लैंग्वेज होती है। कैसी लैंग्वेज होती है, वो एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। हम लोग उसमें मार्कअप टैग्स का यूज़ करते हैं अपने वेब पेज को बनाने के लिए। तो अब CSS क्या है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कैस्केडिंग का C, स्टाइल का S और सीट्स का S, तो इससे मिलकर क्या बना, CSS। ठीक है, CSS मीन्स CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, फॉन्डली रिफर्ड टू एज CSS। तो जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम CSS बोलते हैं। ठीक है, इज अ सिंपल डिज़ाइन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कैसी लैंग्वेज होती है, ये एक सिंपल डिज़ाइन लैंग्वेज होती है। CSS कैसी लैंग्वेज होती है, CSS एक सिंपल डिज़ाइंड लैंग्वेज होती है। ठीक है, मतलब ये कैसी लैंग्वेज है, ये एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है, डिजाइंड लैंग्वेज है। कौन, CSS। तो CSS हमारी कैसी लैंग्वेज है, CSS हमारी एक डिजाइंड लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग CSS का यूज़ करके क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, हम लोग CSS का यूज़ किस काम में करते हैं, डिजाइनिंग के काम में। ठीक है, अब हम लोग किसकी डिजाइनिंग करते हैं, हम लोग अपने वेब पेज की डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, हम लोग किसकी डिजाइनिंग करते हैं, हम लोग अपने वेब पेज की डिजाइनिंग करते हैं, हम लोग अपने वेब पेज पर डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटेंडेड टू सिंपली द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेजेस प्रेजेंटेबल। ठीक है, मतलब इसका पूरा मतलब क्या निकला कि जो CSS का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब इसका पूरा नाम क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और CSS हमारी कैसी है, ये एक सिंपल डिजाइंड लैंग्वेज है। ये कैसी, ये एक सिंपल डिजाइंड लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब ये एक सिंपल लैंग्वेज होती है और इसका पर्पस क्या होता है, इसे हम लोग एज अ डिजाइनिंग पर्पस क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है, इंटेंडेड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेब पेजेस। ठीक है, प्रेजेंटेबल। तो ये क्या करती है, ये हमारे क्या, एक वेब पेज, अगर हमारा ये एक वेब पेज है, अगर ये हमारा एक वेब पेज है तो मेरी CSS क्या करती है, हमारे वेब पेज पे क्या करती, डिजाइनिंग करती है। ठीक है, डिजाइनिंग, हमारे वेब पेज पे डिजाइनिंग करती है और इसे क्या करती है, इसे प्रेजेंटेबल बनाती है। इसे क्या करती है, प्रेजेंटेबल बनाती है।
ठीक है, इसे क्या करती है, इसे प्रेजेंटेबल बनाती है। मतलब आप इसे ऐसे समझिए कि हम लोगों ने पहले भी एग्जाम्पल देखा हुआ थी अगर आपका एक घर है, आप उसमें पेंटिंग करवा दीजिए, आप उसमें टाइल्स लगवा दीजिए, आप उसमें और मतलब कह लीजिए कि जगह जगह पे लाइट्स लगवा लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है कि आपके पास पहले से ही कुछ स्ट्रक्चर था, आपने उसमें कुछ क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की, आपने उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन्स बनवाई, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, वो और आपका जो घर था वो और अच्छे से क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, वो और अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो सेम हम यहाँ भी करते हैं कि ये जो मेरा वेब पेज होता है, वेब पेज कैसे बनता है, वेब पेज बनता है HTML से। कैसे बनता है, HTML से। और हम इस HTML पे क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। हम इस HTML पे क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं बाय यूजिंग ऑफ CSS। तो हम लोग HTML के द्वारा जो वेब पेज बनाते हैं उस पर क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं CSS का यूज़ करके, ठीक है। तब होता क्या है, ये जो मेरा वेब पेज होता है ये क्या होता है, ये बेटर तरीके से, एज अ बेटर वे में क्या होता है, ये रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट होता है, हम लोगों को, जो हमारी वेब पेज देखेगा, जो हमारी वेबसाइट देखेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको ओवरऑल समझें तो हम जो अपना वेब पेज बनाते हैं, हम जो अपनी वेबसाइट बनाते हैं HTML का यूज़ करके, ठीक है। हम लोग HTML का यूज़ करके जो वेब पेज बनाते हैं, जो वेबसाइट बनाते हैं, हम लोग उसी चीज़ को, उसी वेब पेज को, उसी वेबसाइट को CSS का यूज़ करके उस पर डिजाइनिंग करते हैं, जिसके बाद में क्या होती है, वो एज अ बेटर वे में क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। वो और अच्छे से प्रेजेंट होती है, ठीक। सेकेंड पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, CSS हैंडल द लुक एंड फील पार्ट ऑफ अ वेब पेज। CSS हैंडल द लुक एंड फील पार्ट ऑफ अ वेब पेज। तो CSS क्या करती है, वो जो हमारा वेब पेज होता है, जो हमारा वेब पेज होता है उसका क्या करती है, लुक और फील क्या करती है, हैंडल करती है। मतलब मेरा जो वेब पेज है वो कैसे उसका लुकिंग पार्ट कैसे होगा, मतलब वो कैसे लुक होगा, मतलब वो कैसे दिखेगा। और फील मतलब वो नहीं जो आप फीलिंग करते हैं, ठीक है। मतलब लुक एंड फील पार्ट का सेंस क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक वेब पेज है, ये आपका एक वेब पेज रहेगा, तो ये कैसे दिखेगा, ये कैसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये कैसे दिखेगा, ये किस तरह प्रेजेंट होगा, कौन सा एलिमेंट कहाँ पे होगा, उसका कलर क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये सब कौन डिसाइड करता है, CSS। ये सब कौन डिसाइड करता है, CSS। तो वही हम क्या कहते हैं कि जो मेरी CSS होती है वो क्या डिसाइड करती है, वो लुक एंड फील पार्ट डिसाइड करती है, किसका, हमारे वेब पेज का, ठीक है। मीन्स हमारा वेब पेज कैसा लुक में आएगा, उसका वो कैसा लुक होगा, ठीक है, उसका वो मतलब किस तरह वो दिखेगा, ये कौन बताता है, ये हमारी CSS बताती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि जो CSS होती है वो क्या करती है, वो लुक एंड फील पार्ट क्या करती है, मतलब हमारे वेब पेज को लुक एंड फील पार्ट बताती है, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द कलर ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। मतलब आप CSS का यूज़ करके, आप CSS का यूज़ करके क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट का कलर। कि मतलब अगर आपने जो टेक्स्ट लिखा है, आपने जो हेडिंग लिखी है, आपने जो पैराग्राफ लिखा है, तो उसका कलर क्या होगा, ठीक है। आपका जो टेक्स्ट है, आपकी जो हेडिंग है, आपका जो पैराग्राफ है, उसका कलर क्या होगा, ठीक है। आप ये डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है, किसका यूज़ करके, CSS का यूज़ करके, ठीक है। फिर क्या लिखा है, द स्टाइल ऑफ फॉन्ट्स, आपके फॉन्ट की स्टाइल क्या है, ठीक है। आपका जो फॉन्ट यहाँ पे आपको वेब पेज पे दिखता है उसका स्टाइल क्या है, ठीक है। ये आप कैसे बता सकते हैं, CSS का, ठीक है। CSS की हेल्प से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है उसका कलर क्या होगा, आपका जो फॉन्ट है उसका स्टाइल क्या होगा, ठीक है। आप ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, द स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स, ठीक है। दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस, ठीक है, दो पैराग्राफ के बीच का स्पेस, अगर हम इसको समझें, अगर कि मान लीजिए कि ये आपका वेब पेज है, तो हमने क्या पढ़ा, कलर ऑफ द टेक्स्ट। CSS से हम क्या कंट्रोल करते हैं, कलर ऑफ द टेक्स्ट। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने हेडिंग में लिखा हुआ था कि दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ हेडिंग, और हमें पता है कि जो मेरा H1 से लेके H6 तक का जो टैग होता है वो हेडिंग के काम में आता है, वो हेडिंग के काम में आता है। और इसका स्टैंडर्ड कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। इसका जो स्टैंडर्ड कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है। तो अभी ये चीज़ क्या होगा, अभी ये चीज़ हमको ब्लैक कलर में दिखेगा किस कलर में दिखेगा, ये हमें ब्लैक कलर में, ठीक है।
बट जब हम इसका अगर हम अपने टेस्ट का अगर हमें कलर चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, CSS अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, इस पर CSS अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो CSS का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर ये मेरा फॉन्ट क्या होता है, ये नॉर्मल स्टाइल में होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, इसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, या फिर इसको एरियल में मतलब इसका स्टाइल को चेंज करना है, तब हम क्या करेंगे, CSS यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारे जैसे हमें इटैलिक करना है, तो अगर हमें अपने फॉन्ट के स्टाइल को इटैलिक करना है तो हम क्या करेंगे, CSS यूज़ करेंगे। फिर क्या था, मतलब स्पेस बिटवीन द 2 पैराग्राफ्स, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे 2 पैराग्राफ लिखा हुआ है, दिस इज अ पैराग्राफ, तो अब इन दोनों के बीच का अगर हमें स्पेस बढ़ाना होगा या कम करना होगा, या फिर मान लीजिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है दिस इज अ सेकेंड पैराग्राफ, या अगर हमें इन दोनों पैराग्राफ के बीच का स्पेस बढ़ाना होगा तो ये हम कैसे करेंगे, ये हम CSS का यूज़ करके करेंगे, ठीक है। आपको अगर ध्यान होगा, हमने जो पिछला एग्जाम्पल देखा था उसमें हमने गूगल का एक वेब पेज बनाया था, ठीक है। उसमें हमने क्या किया था, गूगल का एक वेब पेज बनाया था। उसमें यहाँ पे गूगल की फ़ोटो लगी हुई थी, यहाँ पे गूगल की ऐसे फ़ोटो लगी थी, यहाँ पे ऐसे टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, और नीचे उनमें 2 सर्च बटन से हमने बनाया था बटन, आई एम फीलिंग हैप्पी वाला, गूगल सर्च वाला, ठीक है। हमने ये देखा था कि उसमें ये सारी जो चीज़ें थी वो आपस में क्या सटी हुई थी, है ना, वो सटी हुई थी आपस में। हमने क्या कहा था, हमने इनके बीच का हमें स्पेस बढ़ाना था। तो हमने ये बोला था आपको कि अभी हम लोगों ने CSS नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग ये काम कर सकते हैं, जब हम लोग CSS पढ़ लेंगे और ये जान जाएंगे कि 2 कंटेंट के बीच का या 2 एलिमेंट के बीच का स्पेस कैसे बढ़ाना है CSS का यूज़ करके, तो हम क्या कर सकेंगे, हमने जो अपना लास्ट वाला जो एग्जाम्पल देखा था गूगल वेब पेज को बनाने वाला, तब हम उसमें क्या कर सकते थे, हम इनके बीच का जो स्पेस है उसको हम बढ़ा सकते थे, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट जैसा गूगल वाला वेब पेज था वैसे ही दिखता, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, मीन्स उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ के बीच का क्या स्पेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिर क्या लिखा है, हाउ कॉलम्स आर साइज्ड एंड लेड आउट, जो हमारा रो और कॉलम होता है हम उसका साइज, उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम उसका साइज, उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। व्हाट बैकग्राउंड इमेजेस और कलर्स आर यूज, हम अपने बैकग्राउंड इमेज और कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कभी ध्यान दिया होगा, आपने कोई वेबसाइट खोली होगी तो उसमें आप देखे होंगे कि ऐसे आपका वेब पेज रहता है, ऐसे आपका वेब पेज रहता है, और उसमें बैकग्राउंड में कोई इमेज लगी होती है। बैकग्राउंड में क्या लगी होती है, एक इमेज लगी होती है, ये एक इमेज लगी होती है, और इसी पे सब कुछ लिखा रहता है, कुछ लिखा है, कुछ वीडियो चल रहा है, ठीक है, कोई हाइपर लिंक बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कोई हाइपर लिंक बना है। तो बैकग्राउंड में एक इमेज होता है और उस इमेज के ऊपर हमारे कंटेंट होते हैं, हमारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ये जो इमेज कैसे लगाते हैं, हम लोग CSS का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए ये नॉर्मल इमेज नहीं है, जो हम लोग HTML में जो IMG टैग पढ़ते थे, ये इस IMG टैग से नहीं लगेगी, ये इस IMG टैग से नहीं लगेगी, ठीक है। क्योंकि IMG टैग का यूज़ क्या होता है, ये इमेज लगाता है, ठीक है, कहाँ पे, हमारे वेब पेज पे, ठीक है। लेकिन ये इमेज लगाएगा जो ऊपर ऊपर रहेगी, ठीक है। हमें अगर बैकग्राउंड में इमेज लगाना है, तब हम CSS से लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों इमेज अलग अलग है, आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। फिर क्या लिखा है, एज वेल एज अ वराइटीज ऑफ अदर इफेक्ट्स, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल मतलब क्या निकला कि हम CSS से क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे इफेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या था, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ का स्पेस बढ़ा सकते हैं, रो कॉलम का साइज, उसका टाइप, उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो CSS का यूज़ करके हम लोग बहुत सारा इफेक्ट क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, CSS इज ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड बट इट प्रोवाइड्स अ पावरफुल कंट्रोल ओवर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि CSS बहुत ईजी लैंग्वेज होती है लर्न करने के लिए, ठीक है।
CSS क्या होती है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज होती है लर्न करने के लिए। फिर क्या लिखा है, एंड अंडरस्टैंड, मतलब CSS को पढ़ना और उसे समझना बहुत आसान होता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, बट इट प्रोवाइड्स अ पावरफुल कंट्रोल ओवर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। लेकिन ये क्या करती है, ये बहुत ही तगड़ा कह सकते हैं कि मतलब एकदम नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बहुत ही तगड़ा कंट्रोल देती है हमको, ठीक है, एकदम इफेक्ट कि आप अपने वेब पेज को अपने हिसाब से पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। आपको जो चीज़ चाहिए, आपको जो चाहिए होगा आप वो कर सकते हैं अपने वेब पेज भी अपने हिसाब से। मतलब आप सामने जो आप एक वेब पेज बना रहे हैं, आप उसे एकदम कंट्रोल कर सकते हैं कि उसकी हर एक चीज़ आपके इशारे पे ना चाहिए, ठीक है। आप जो कलर चाहेंगे आप वो कलर रखिए, आप जिस चीज़ को जहाँ रखना चाहते हैं आप उस चीज़ को वहाँ रखिए, मतलब आपका जो मन करे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, CSS का यूज़ करके, ठीक है। अब देखिए एडवांटेजेस ऑफ CSS। अब सर हमने CSS पढ़ रहे हैं अगर हम, तो इसका एडवांटेज क्या है, मतलब इसका फ़ायदा क्या है, बिना फ़ायदा के तो हम कोई काम करते नहीं है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, ठीक है। अगर हम ये देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, CSS सेव्स टाइम। पहला पॉइंट क्या है हमारा, जो CSS होती है वो हमारा क्या करती है, टाइम बचाती है, ठीक है। अब कैसे बचाती है वो हम यहाँ देखते हैं। लिखा हुआ है यू कैन राइट CSS वंस, मतलब आप क्या करते हैं, आप CSS का एक बार कोड लिख दीजिए, ठीक है। आप क्या करिए कि आप एक बार CSS का कोड लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, एंड देन रीयूज द सेम सीट इन मल्टीपल HTML पेजेस, ठीक है। मतलब कह रहा है कि आप CSS का एक कोड बनाइए, आप CSS का एक कोड लिखिए और आप उसको अलग अलग HTML पेज में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको समझें अगर, तो मान लीजिए कि ये आपका CSS का फाइल है, ये आपकी CSS फाइल है, ठीक है, CSS फाइल है। और ये आपने एक HTML की एक फाइल बनाई HTML1.html, ठीक है। ये आपकी HTML में दूसरी फाइल बनाई और ये तीसरी फाइल बनाई, इसका नाम क्या है, HTML2.html, क्योंकि एक्सटेंशन हमारा क्या होता है, .html, ठीक है। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं बट हम एक्सटेंशन क्या देंगे, .html। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मान लीजिए मेरी है A.html, ये है B.html, ये है C.html। तो आपने क्या किया है, आपने CSS का एक फाइल बनाया है और आपने HTML की 3 फाइल बनाई है, ठीक है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी इसी एक फाइल को इसके साथ भी लगा सकते हैं, इसके साथ भी लगा सकते हैं एंड इसके साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप इन तीनों के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपने CSS की एक फाइल बनाई, ठीक है। आपने क्या किया, आपने CSS का एक फाइल बनाया और आपने उस एक फाइल को HTML की 3 फाइल के साथ क्या कर दिया, आपने एग्जीक्यूट करा दिया, उसे लगा दिया, ठीक है। तो इससे आपका टाइम बच गया। अगर CSS नहीं होती तो आपको एक बार इसके लिए अलग फाइल बनाना पड़ता, इसके लिए अलग फाइल बनाना पड़ता और इसके लिए अलग फाइल बनाना पड़ता, ठीक है। लेकिन आपके पास CSS थी तो आपका टाइम बच गया, आपको बस एक ही फाइल बनानी पड़ी और आपने क्या किया, और उसको हर जगह लगा दिया। जैसे हम लोग अपने कॉलेज में क्या करते हैं, मेरे दोस्त ने असाइनमेंट बनाया, उसने सॉफ्टवेयर फाइल बनाई, उसने हार्डवेयर फाइल बनाई और मैंने उससे मांगी फोटोकॉपी करा लिया, ठीक है। अगर वो आपका दोस्त नहीं होता या आपके दोस्त ने फाइल नहीं बनाई होती तो आपको भी बनानी पड़ती। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि आपके दोस्त ने बनाई थी तो आपने उससे मांग लिया, ठीक है, दोस्त बोल के, और फिर आपका टाइम बच गया, ठीक है। तो टाइम बचा, ठीक है। तो वही काम हम यहाँ पर भी करते हैं कि CSS से क्या होता है, उसका यूज़ करने पे क्या होता है कि मेरा टाइम बचता है, इसीलिए हमें CSS का यूज़ करना भी चाहिए, ठीक है, अपने टाइम को बचाने के लिए। फिर क्या लिखा है, पेज लोड फास्टर। क्या लिखा है, पेज लोड फास्टर। इसमें क्या लिखा है, इफ़ यू आर यूजिंग CSS, अगर आप CSS यूज़ करते हैं, यू डू नॉट नीड टू राइट HTML टैग एट्रीब्यूट्स एवरी टाइम। तो आपको HTML का टैग और HTML का एट्रीब्यूट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे नहीं होता है वो हम आगे समझेंगे। तो अगर आप अगर आप CSS यूज़ करते हैं, अगर आपको CSS आती है तो आपको HTML के टैग्स को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके एट्रीब्यूट्स को बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट राइट वन CSS रूल ऑफ अ टैग एंड अप्लाई इट टू ऑल
ऑकरेंस ऑफ दैट टैग, ठीक है। तो होता क्या है कि आप क्या करिए कि किसी एक टैग के लिए एक बार कोड लिखिए, फिर आप उस कोड को उसी के जैसे और टैग्स पे क्या कर सकते हैं, बार बार लगा सकते हैं। मतलब आपको हर एक टैग के लिए बार बार अलग अलग कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आप एक कोड लिखिए और आप उसको जितने टैग्स के ऊपर आपको चाहिए आप उतने टैग्स पे उसको लगा सकते हैं, ठीक है। ये कैसे करते हैं वो सब आगे आपको समझ में आएगा जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ के लिए हम क्या समझे कि आप एक कोड लिखेंगे और आप उस कोड को आपको जितने टैग पे लगाना है, एक टैग पे, दो टैग पे, तीन टैग पे, आप उतने टैग पे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हेडिंग टैग है, ये पैराग्राफ टैग है, ये इमेज टैग है, ये बोल्ड टैग है, ठीक है, ये हाइपरलिंक है। तो इतने सारे टैग आपने यूज़ किए हैं, तो आप CSS का एक कोड लिखिए, आप इसका एक कोड लिखिए और आप चाहिए तो आप ये इस पर भी लगा दीजिए, इस पर लगा दीजिए और इस पे लगा दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या बचा, आपका टाइम बचा ना, पहली बात तो टाइम बचा मेरा, हमें इसके लिए अलग अलग नहीं लिखना पड़ा। दूसरी बात क्या बचा कि अगर आप इसके लिए अलग लिखते, इसके लिए अलग लिखते और इसके लिए अलग लिखते, ठीक है, होता क्या कि आपकी कोडिंग बढ़ जाती है। मान लीजिए अगर आप इसके लिए 10 लाइन लिख रहे हैं, अगर इसमें आपकी 10 लाइन लिखी हुई है, 10 लाइन्स लिखी हैं, तो आपको 10 लाइन इसके लिए लिखना पड़ता, 10 लाइन इसके लिए लिखना पड़ता और 10 लाइन यहाँ लिखना पड़ता। तो टोटल आपको कितना लिखना पड़ता, 30 लाइन्स, है ना। 10 इसके लिए, 10 इसके लिए और 10 इसके लिए, 30 लाइन्स लिखना पड़ता। लेकिन आपने CSS पढ़ा है, आपको इसका नॉलेज है, तो आपने CSS का एक कोड लिखा और आपने उसको यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। तो अब आपको 10 ही लाइन लिखना पड़ा, इन दोनों के लिए आपको 10 लाइन नहीं लिखना पड़ा, इसके लिए भी नहीं लिखना पड़ा, इसके लिए भी नहीं लिखना पड़ा। तो अब कितनी लाइन लिखेंगे आप, अब आप लिखेंगे केवल 10 लाइन। तो आपका फ़ायदा क्या हुआ कि आपको 20 लाइन्स कम लिखना पड़ा। तो जब एक कोड है 30 लाइन का, एक कोड है, मतलब एक कोड में क्या है कि 30 लाइन एक तरह समझ लीजिए है, एक में 10 ही लाइन है, तो 10 लाइन वाला कोड जल्दी चलेगा कि 30 लाइन वाला। तो सिंपल सी बात है जितना कम कोड होगा वो उतना अच्छे से क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, उतना जल्दी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कभी कभी आप देखते हैं कि सर्वर लो हो गया, वेबसाइट धीमे चल रही है, वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो होता क्या है कि मतलब वो वेबसाइट पे या तो भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसको अच्छे से बनाया नहीं गया है, उसमें जहाँ जहाँ पे कम लाइन का कोड लिखने की ज़रूरत हो सकती थी, जहाँ पे आप अपने कोड को कम कर सकते थे CSS को पढ़ के या फिर किसी अदर लैंग्वेज का यूज़ करके, वहाँ पे आपने अपने कोड को कम नहीं किया, तो आपका कोड ज़्यादा हो गया, तो वो मतलब ज़्यादा कोड हो गया है तो उसको एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मतलब उस वेबसाइट को अच्छे से बनाया नहीं गया, ठीक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, इजी मेंटेनेंस, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, इजी मेंटेनेंस। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, टू मेक अ ग्लोबल चेंज, ठीक है। ग्लोबल मतलब क्या होता है कि जैसे कि कह सकते हैं कि पूरा मिला के, ठीक है, पूरा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मान लीजिए, या मान लीजिए 2 डॉक्यूमेंट है मेरे पास, एक ये है, एक ये है। अगर हमें हमारे इस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज करना है, अगर हमें हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, मान लीजिए इसमें करना होगा तो हमने इसमें कर दिया, और अगर इसमें करना होगा तो हम इसमें कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्लोबल चेंज करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, ग्लोबल चेंज करते हैं, तब क्या होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, दोनों जगह पे, मतलब सब जगह पे हो जाएगा, ठीक है। ग्लोबल का सेंस क्या होगा कि अगर हम कोई ऐसा चेंज है जिसे हम ग्लोबल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, ग्लोबल चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो चीज़ जहाँ जहाँ पे भी यूज़ हुई है, वो चीज़ जहाँ जहाँ पे भी यूज़ हुई है, हर जगह पे वो चीज़ क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। जैसे आपको अगर MS वर्ड का इन सब का अगर नॉलेज है, टाइपिंग का नॉलेज है, तो कभी कभी होता होगा ना कि आप कुछ सर्च करते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, कि मान जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है कि प्ले, जहाँ जहाँ पे प्ले लिखा है उसे आप चेंज कर दीजिए, उसे आप चेंज कर दीजिए कि प्लेइंग कर दीजिए, उसे क्या कर दीजिए, प्लेइंग। जहाँ जहाँ पे आपकी फाइल में प्ले लिखा है उसे आप चेंज कर दीजिए प्लेइंग से। तो एक ऑप्शन मेरे पास क्या है कि हम जाएं और जगह जहाँ प्ले लिखा है उसको मिटा मिटा के वहाँ प्लेइंग लिखें।
एक ऑप्शन क्या है कि हम सर्च कर सकते हैं, हमें सर्च दिखा देगा, जहाँ जहाँ प्ले लिखा रहेगा हम सब जगह एक साथ प्लेइंग कर देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन भी हमें मिलता है, ठीक है, MS वर्ड वगैरह में। तो ये जो मेरा चेंज है वो कैसा चेंज है, ये मेरा ग्लोबल चेंज है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी फाइल में जहाँ जहाँ भी प्ले लिखा होगा वहाँ से ये प्ले होकर चेंज हो जाएगा प्लेइंग से। तो ये कैसा चेंज है, ये ग्लोबल चेंज है। अगर हमें कहीं कहीं पे केवल कुछ फिक्स जगह पे प्ले को चेंज करना होता प्लेइंग में, तो ये ग्लोबल चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ग्लोबल में क्या होगा कि पूरा का पूरा हर जगह से चेंज हो जाएगा, और अगर ग्लोबल नहीं है तब क्या होगा, बस कहीं कहीं फिक्स जगह पे चेंज होगा, कहीं कहीं चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, सिंपली चेंज द स्टाइल एंड ऑल द एलिमेंट इन ऑल द वेब पेजेस विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। मतलब क्या निकला कि अगर आप कुछ ग्लोबल चेंज करते हैं तो क्या होता है कि आपका वो जितना भी वेब पेज होगा उस हर एक वेब पेज में वो चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 3 वेब पेज था और आपने इन तीनों में क्या लगाया हुआ है, CSS। ये CSS का है और ये तीनों किसका है, HTML का है। और आपने इन तीनों पे क्या लगाया हुआ है, HTML का डॉक्यूमेंट, ठीक है। आपने इन तीनों पे क्या लिखा है HTML से लिखा हुआ है, मतलब HTML का यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं तो क्योंकि ये जो फाइल है वो तीनों के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे जब आप कुछ चेंज करेंगे तो वो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी और यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। मतलब एक जगह चेंज करने से वो सब जगह चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसी का मतलब क्या है, इजी मेंटेनेंस। मतलब वो कैसा चेंज हुआ, वो एज अ ग्लोबल चेंज हुआ, हर जगह पे वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इजी मेंटेनेंस, कि इसको मेंटेन करना बहुत आसान होता है। इसको क्या मेंटेन करना आसान होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें हर जगह जा जाके उस चीज़ को चेंज करना पड़ता। लेकिन हमने CSS पढ़ा हुआ है तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये ग्लोबल मतलब ये क्या होता है, इससे इजी मेंटेनेंस होता है। तो हमने एक जगह चेंज किया, वो हर जगह चेंज हो गई, ठीक है। फिर क्या लिखा है, सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML, ठीक है। CSS हैज़ अ मच वाइडर एरे ऑफ एट्रीब्यूट्स देन HTML, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे कि आपके दिमाग में भी एक चीज़ आ रहा होगा कि सर हमें अगर कलर चेंज करना है तो हम HTML में भी तो पढ़े हैं कि फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। हमें अगर अपने फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है तो हम HTML में आई टैग पढ़े हैं, हम उसको इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको मार्क कर सकते हैं, हमने बहुत सारे टैग पढ़े हैं। तो फिर CSS को पढ़ना क्यों ज़रूरी हो गया, है ना। अगर हमें डिज़ाइनिंग करनी है तो हम HTML का यूज़ करके भी तो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, हम उसका विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं, हम उसको सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये सब हम पढ़े हैं। तो फिर हमें CSS क्यों पढ़ना है सर, इसलिए पढ़ना है क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि CSS हैज़ अ मच वाइडर एरे ऑफ एट्रीब्यूट्स देन HTML। मतलब अगर HTML में आपको 10 एट्रीब्यूट मिले हैं डिजाइनिंग करने के लिए, तो CSS में आपको कितना मिला है, 100 मिला है। तो आप HTML का यूज़ करके डिजाइनिंग कर सकते हैं, आप HTML का यूज़ करके डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप CSS का यूज़ करते हैं तो आप और अच्छे से डिजाइनिंग कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़िया तरीके से डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि CSS में क्या है, मेरे पास बहुत ज़्यादा एरे ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, एरे ऑफ एट्रीब्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, और HTML में क्या है, वो कम है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है ये आप HTML में पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उसे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या लिखा है, सो यू कैन गिव अ फॉर बेटर लुक टू योर HTML पेज इन कंपेरिजन टू HTML एट्रीब्यूट, ठीक है। कि मगर अगर आपके पास कोई 2 पेज है, मान लीजिए ये एक आपका वेब पेज है, ये आपका एक वेब पेज है, एक वेब पेज आपका ये है, तो आपके पास ये 2 वेब पेज है, इसमें अगर आपने HTML अप्लाई किया हुआ है और इसमें आपने CSS लगाया हुआ है, तो क्या होगा कि ये इसका जो लुक एंड फील होगा, इसका जो लुक एंड फील होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए वो क्या है कि 10% है, तो जो इसका लुक एंड फील होगा
वो कितना होगा 20% होगा, ठीक है, या 50%, कुछ भी कह लीजिए आप। तो होता क्या कि अगर आपने एक वेब पेज को CSS का यूज़ करके बनाया है और आपने एक वेब पेज को HTML का यूज़ करके बनाया है, तो जो CSS वाला होगा उसका लुक एंड फील क्या होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। किसके कंपैरिजन में, HTML वाले वेब पेज के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुपीरियर स्टाइल ऑफ HTML, मतलब ये HTML से क्या है और सुपीरियर है, उससे बढ़ के एक कदम आगे, उसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। फिर 5वां पॉइंट क्या है, मल्टीपल डिवाइस कॉम्पैटिबिलिटी, मतलब ये क्या करता है कि मल्टीपल डिवाइस को सपोर्ट करता है। ये क्या करता है, मल्टीपल डिवाइस को सपोर्ट करता है। जैसे क्या हुआ, स्टाइल शीट्स अलाउ कंटेंट टू बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। मतलब आपका जो CSS वाला जो फाइल होगा, जो आपका HTML वाला फाइल होगा, वो एक से अधिक डिवाइस पे एकदम इजीली चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन है, आपके पास आईफोन है, आपके पास विंडोज़ का वर्जन है, आपके पास लाइनेक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये जो फाइल होगा वो हर एक डिवाइस पे प्रॉपरली चलेगा, ठीक है। तो यही क्या है कि मल्टीपल डिवाइस कॉम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, Who creates and maintains CSS, मतलब CSS उसे किसने बनाया, इतना अच्छा काम किसने किया ना, हमें तो उससे शाबाशी देनी चाहिए, ठीक है। तो CSS को किसने बनाया और उसको कौन मेंटेन करता है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं यहाँ पे CSS इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड थ्रू अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो CSS को मेंटेन किया गया और क्रिएट किया गया, मतलब कौन करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल्स। अब इन ग्रुप ऑफ पीपल्स का नाम क्या है, इन महानुभावों का नाम क्या है, विद इन द W3C कॉल्ड द CSS वर्किंग ग्रुप। इस ग्रुप का नाम क्या है, CSS वर्किंग ग्रुप, CSS वर्किंग ग्रुप, ठीक है। तो CSS को किसने बनाया, CSS को कह सकते हैं कि जिन्होंने HTML बनाया था, कौन, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिन्होंने HTML को बनाया था, इन्होंने ही क्या किया, इन्हीं की जो संस्था है W3C, यही इनका जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल्स है ये, इन्होंने ही क्या किया, CSS को भी बनाया हुआ है, ठीक है। और यही ग्रुप ऑफ पीपल्स क्या करते हैं, इसे मेंटेन भी करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास CSS के वर्जन्स हैं, ठीक है। अभी तक हम क्या है कि अभी तक हमने कुल मिला के CSS के 3 वर्जन्स देखे हैं, ठीक है। हमारे पास CSS के 3 वर्जन है। जो हमारा प्रॉपर जो अभी का लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है, वो CSS 3 है, ठीक है, वो CSS 3 है। तो अभी का जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है, CSS 3, ठीक है। इसके पहले हमारे 2 वर्जन और थे, इसके पहले हमारे पास 2 वर्जन और थे, CSS 1 और CSS 2, ठीक है। तो यही इसके वर्जन्स है, ये ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है आपसे, इसको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको पढ़ने को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं, बस आप ये देख लीजिए। जैसे हमारी CSS 1 थी, जो मेरी CSS 1 थी वो कब आई थी, दिसंबर 1996 में, ठीक है। फिर CSS 2 कब आई, वो आपकी आई है मई 1998 में, ठीक है। और आपकी जो 3 थी वो 1999 पे आई थी, ठीक है, CSS 3, ठीक है। CSS 3 कब आई थी, 1999 में। इन तीनों को कौन बनाए, W3C वाले, ठीक है, उनका जो ग्रुप था उन्होंने बनाया, ठीक है। जो आपकी CSS 1 थी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट लेवल 1, CSS 1 केम आउट W3C एज अ रिकमेंडेशन दिसंबर 1996। मतलब ये जो CSS 1 थी वो W3C के रिकमेंडेशन पे कब आई, दिसंबर 1996 में, ठीक है। दिस वर्जन डिस्क्राइब्स द CSS language as well as a simple visual formatting model for all the HTML tag। तो जो मेरा CSS 1 था, जो मेरा CSS का पहला वाला वर्जन था, ये वर्जन कब आया था, दिसंबर 1996, ठीक है। कब आया था, दिसंबर 1996 में मेरा CSS 1 आया। इसमें खास बात क्या थी, इसमें खास बात क्या थी, ये देखिए यहाँ पे आप, कि इसने ये बताया कि CSS लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। वर्जन डिस्क्राइब्स द CSS लैंग्वेज,
ये इसने CSS लैंग्वेज को क्या किया, डिस्क्राइब किया एज वेल एज अ सिंपल विजुअल फॉर्मेटिंग मॉडल फॉर ऑल दी HTML टैग्स। ठीक है, तो ये जो मेरा CSS1 था, जो CSS1 था वो आया कब था, मेरी CSS1 थी वो आई थी दिसंबर 1996 में। ठीक है, इसकी खास बात क्या थी इसमें कि इससे ये बताया, इसने ये डिस्क्राइब किया कि जो मेरी CSS लैंग्वेज होती है वो क्या है, मेरी जो CSS लैंग्वेज होती है वो क्या है। ठीक है, एज वेल एज, और क्या बताया इसमें और क्या खास बात थी, सिंपल विजुअल फॉर्मेटिंग मॉडल फॉर ऑल द HTML टैग्स। ठीक है, तो इसमें कुछ सिंपल थे। ठीक है, कुछ क्या सिंपल फॉर्मेटिंग मॉडल्स थे। ठीक है, मतलब आप CSS1 का यूज़ करके, CSS1 का यूज़ करके आप सिंपल फॉर्मेटिंग कर सकते थे अपने वेब पेज पे। ठीक है, ज़्यादा कुछ में फीचर नहीं दिया गया था, आपको सिंपल फॉर्मेटिंग फीचर्स थे इसमें जिसका यूज आप करते थे। ठीक है, फिर आपके पास क्या आई, CSS2 आई। तो CSS जो 2 थी बिकेम एज W3C रिकमेंडेशन। ये भी किसके रिकमेंडेशन पे आई, W3C के। कब आई, मई 1998 में। कब आई, मई 1998 में। ठीक है, एंड बिल्ड्स ऑन CSS1। ठीक है, किसके बेस से बनी थी ये भी CSS1 के बेस से बनी थी, मतलब उसी का एक एडवांस वर्जन था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, दिस वर्जन ऐड, इसमें कुछ ऐड किया गया। इसका बेस क्या था, CSS1 ही था, मतलब ये CSS1 के बेस से बनाया गया था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर ऐड करके। सपोर्ट फॉर क्या, मीडिया स्पेसिफिक स्टाइल सीट, तो इसमें कुछ और चीज़ें ऐड की गई। क्या ऐड किया गया, कुछ मीडिया स्पेसिफिक स्टाइल सीट, इसमें कुछ मीडिया से रिलेटेड चीज़ों को ऐड किया गया। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि आपका टेबल का मतलब जो होगा वो कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, आप पेंटर्स वगैरह पे फॉर्मेटिंग कर सकते थे। ठीक है, आप अपना जो इमेज वगैरह लगाते हैं आप उस पर कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें मीडिया स्पेसिफिक चीज़ों पे क्या किया गया, इस पर जोर दिया गया और उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए गए। ठीक है, अब ये जब हम अपना CSS पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे वहाँ पर। ठीक है, और जो मेरी CSS3 थी वो कब आई थी, वो 1999 पे। ठीक है, इसका बेस क्या था, CSS1 और CSS2। ठीक है, मतलब इसी के बेस पे इसको बनाया गया था। ठीक है, और आज हमारा जो करंटली वर्जन है, जो करंट वर्जन है वो कौन सा है, CSS3। जो मेरा करंट वर्जन है वो कौन सा है, CSS3। तो ये हमारा एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन था CSS के बारे में। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था CSS से रिलेटेड। अगर यहाँ पे आज के वीडियो में आपको कोई भी डाउट आया होगा तो आप उसे कमेंट करिएगा। ठीक है, एकदम हम लोगों ने आराम से सिंपल वे में पढ़ा है, जैसे हम लोगों ने HTML पढ़ा था वैसे अब हम CSS भी पढ़ेंगे। इसको पढ़ने में कम टाइम लगेगा, लगभग HTML का आधा, वो किसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, अगर आपकी HTML पे कमांड है, अगर HTML पे आपकी कमांड है तो आपको ये बहुत ही ईजी समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप HTML का प्रॉपर एग्जाम्पल बनाइए। कोई दिक्कत आएगा आपको, आप उसे कमेंट करिएगा, आप हमें उस पेज को मेल करिएगा, हम उसे यहाँ बना के देखेंगे। ठीक है, आपको समझाएंगे, क्योंकि अगर आपकी कमांड नहीं हो पाती है HTML पे तो आपको यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो पहले आप HTML पूरा देख लीजिए, जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ है आप उस पर प्रॉपर एग्जाम्पल बनाइए। कोई दिक्कत तो कमेंट करिए, हमें मेल करिए। ठीक है, और फिर आप इसे भी रोज़ एक एक लेक्चर देखते रहिए, आपको अच्छी खासी कमांड हो जाएगी आपकी एक वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक करिएगा, चैनल को हमें सब्सक्राइब करिएगा और अपना सपोर्ट करिएगा। ठीक है।